टीचर्स हिंदी में आपका स्वागत है। और हम 9 वीडियो आपको दे चुके हैं। ये हमारा 10वां भाग है और इसमें हम आपको नागरिकता से संबंधित करा रहे थे। थोड़ा सा रह गया है, बस 1-2 पॉइंट और है। फिर उसके बाद में हम फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार के बारे में बताएंगे, है ना। आप वीडियो के अंत तक बने रहना। फंडामेंटल राइट्स की शुरुआत करेंगे आज, थोड़ा सा इसको कंप्लीट करके, और आपको मज़ा आने वाला है। फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है, आप देखते हैं। NRI अन्यवासी भारतीय नागरिक होते हैं और भारतीय पासपोर्ट धारण करते हैं। ये नौकरी व्यवसाय के लिए भारत से बाहर रहते हैं और मताधिकार का इनको अधिकार होता है, मत देने का, लेकिन इसमें चुनाव में नहीं लड़ सकते हैं। ये PIO कौन होते हैं? भारतीय मूल के व्यक्ति ही होते हैं। ये भारत के नागरिक नहीं होते हैं। ये वह व्यक्ति हैं जिनके पूर्वज या स्वयं भारत के नागरिक रहे हैं, या इन्होंने रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, किसी माध्यम से इन्होंने वो ले ली है नागरिकता। भारत में कम से कम 7 वर्ष तक निवास के आधार पर इन्होंने आवेदन किया है, रजिस्ट्रेशन किया है और उसके माध्यम से इनको नागरिकता मिल गई है। OCI समुदाय भारतीय होते हैं, विदेशी नागरिक होते हैं ये। इन्हें जीवन पर्यंत वीज़ा की सुविधा उपलब्ध होती है। भारतीय नागरिकता के लिए 5 वर्ष पूर्व पंजीकरण कराया हो या फिर 1 साल से भारत में रह रहा हो, इस माध्यम से इनको मिलता है। उसके बाद देखेंगे यह अधिनियम संविधान लागू होने के बाद नागरिकता अर्जन या समाप्ति के बारे में उपलब्ध करता है। इस अधिनियम की धारा 3 से 7 के अंतर्गत नागरिकता अर्जन के लिए 5 तरीके हैं। जन्म से, है ना, वंश के आधार पर, पंजीकरण से, देशीकरण से, और किसी क्षेत्र के भारत का भाग बनने पर, या भारत सरकार यह निर्देश करेगी कि उस भूभाग में कौन से व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 8, 9, 10 में नागरिकता समाप्ति की 3 स्थितियां बताई। 3 स्थितियां कौन कौन सी हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नंबर 1 है आपकी नागरिकता का परित्याग, किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करने पर, और भारतीय संविधान के अनादर, अनिष्ठा और फर्जी तरीके से प्राप्त की गई नागरिकता के आधार पर इनको समाप्त कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स। मैं आपको फंडामेंटल राइट्स सिनॉप्सिस, फ्लो चार्ट, अन्य माध्यमों से भी कंप्लीट करूंगा, और डिटेल में भी जितने भी आर्टिकल है हमारे 12 से 35 तक, इनको मैं डिटेल्स में कराऊंगा। नंबर 1, आयोग का क्वेश्चन बनता है, फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार या मूल अधिकार किस भाग में है? तो आप बताओगे भाग 3 में है। ये कितने आर्टिकल हैं इसमें? 12 से लेके 35 तक हैं। राइट्स को अगर हम परिभाषित करें या डिफाइन करें तो किस तरीके से करेंगे? तो इसमें करेंगे आप, इसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास की डिमांड करता है कौन? समाज। कौन करता है? समाज। किससे करता है? राज्य से। राज्य का मतलब, मेरे कहने का मतलब, देश की जो सरकार है, जैसे केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, उससे। राज्य लागू करता है, इसमें आप देखेंगे राज्य लागू करेगा और समाज स्वीकार करेगा इसको। लेकिन फंडामेंटल राइट का वायलेंस हो रहा है ना, न्याय संगत नहीं है, और कोई उसका वायलेंस हो रहा है, तो फंडामेंटल राइट्स के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की उसमें रिट प्राप्त है। मैं उनको कंप्लीट अच्छे से आगे और कराऊंगा जब हम आर्टिकल 32 को कराएंगे। अभी फंडामेंटल राइट्स को डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं, उसका अर्थ जानते हैं क्या है ये चीज़। आप अगर उसकी मूल उद्देश्य को, मूल जड़ को अगर पकड़ लेते हैं, उसके कंसेप्ट को समझ लेते हैं, तो आगे के जो जितने भी आर्टिकल हैं आपको बखूबी समझ में आएंगे। फंडामेंटल राइट्स व्यक्तित्व के विकास की जो मूलभूत है ना। फंडामेंटल राइट्स देश के नागरिक के लिए प्राप्त हैं, और ह्यूमन राइट्स विश्व के जितने भी लोग हैं उनको प्राप्त हैं। ये प्रकृति प्रदत्त होते हैं। व्यक्तित्व के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं ह्यूमन राइट्स, और फंडामेंटल राइट्स भी अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन ये देश के नागरिकों के लिए, वो पूरे विश्व के नागरिकों के लिए है। अब ह्यूमन राइट्स का जो मुद्दा था वो कैसे उठा? 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई UNO की, है ना। उसके बाद UNO, जैसे आपको पता होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ है। इसमें 193-94 जितने भी, इसमें आप अपडेट देख लेना कितने कंट्री शामिल हैं। तो इसको यूनिवर्सल मानवाधिकार घोषणा पत्र प्रस्तावित करते हैं, और 10 दिसंबर 1948 को ये प्रस्ताव पारित हो जाता है, और 10 दिसंबर को ही हम मानवाधिकार दिवस मनाते हैं।
फिर उसके बाद में हम फंडामेंटल राइट्स की जो विशेषता हैं, मूल अधिकार की जो विशेषता हैं, हम उसको देखते हैं। व्यक्ति विदेशी लोगों को भी फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं, आपको पता होगा, और भारत के जो नागरिक हैं उनको भी मिलते हैं। लेकिन विदेशी नागरिकों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में कौन कौन से आर्टिकल मिलते हैं, और देश की नागरिकों के लिए, जो भारत के नागरिक हैं, उनको कौन से मिलते हैं। फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 15, 16, 18, 19, 29 और 30, ये आर्टिकल तो भारत के नागरिकों को मिलते हैं। अन्य जो बच जाते हैं फंडामेंटल राइट्स में, 12 से लेके 35 तक हैं, वो सभी आपको विदेश के जो नागरिक हैं उनको भी मिलते हैं, अगर वो यहाँ पर रहते हैं, या जैसे NRI हैं या PIO हैं, है ना। अभी मैंने पिछली आपको कराया नागरिकता में, उन लोगों को भी मिलते हैं। ये USA से ये लिया गया है फंडामेंटल राइट्स, है ना, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। ये जस्टिसेबल है, बाध योग्य है, हम चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, है ना। फंडामेंटल राइट्स को सुप्रीम कोर्ट में 32 के तहत, और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में हम चैलेंज कर सकते हैं अगर इनका वायलेंस होता है तो। और आर्टिकल 352 के तहत ये निलंबित हो जाते हैं। आर्टिकल 29 स्वतः समाप्त हो जाता है। 20 और 21 अनिलंबित रहते हैं। जब इमरजेंसी लगती है ना, इमरजेंसी में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है 352, तो उसके तहत 19 वाला जो आर्टिकल है वो तो स्वतः समाप्त हो जाता है, और आर्टिकल 20 और 21 अनिलंबित रहते हैं। समता का अधिकार नंबर 1 है, समता का अधिकार। इसमें 14 से 18, इसमें 5 आर्टिकल हैं, आप देख सकते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार है फिर, जिसको हम राइट टू फ्रीडम बोलते हैं, राइट टू इक्वलिटी बोलते हैं 14 से 18, राइट टू फ्रीडम बोलते हैं 19 से लेके 22 तक। शोषण के विरुद्ध, है ना, इसको 23-24। धार्मिक स्वतंत्रता 25-28। शिक्षा संस्कृति का अधिकार 29 से 30। संपत्ति का अधिकार 31 था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के ये निरसित करके समाप्त कर दिया, 301 में कर दिया है इसको, अब 300A में कर दिया है। हाँ, संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है, आर्टिकल 32 आपको पता है, 5 प्रकार की इसमें रिट प्राप्त होती हैं। फिर उसके बाद देखेंगे आप मौलिक अधिकार, मौलिक प्लस अधिकार। मौलिक मतलब फंडामेंटल, मूलभूत, बेसिक्स, जरूरी हैं, आवश्यक हैं। क्या राइट्स, ये पॉलिटिकल राइट्स या लीगल राइट्स बोलते हैं इनको, कानूनी अधिकार बोलते हैं, राजनीतिक अधिकार बोलते हैं इनको। फिर उसके बाद में देखेंगे जो राइट्स है वो अधिकार हैं जो व्यक्तित्व के जो अलग अलग विभिन्न प्रकार के गुणों का समावेश है। व्यक्ति की मांग, है ना, किससे, राज्य से, सरकार से, समाज इसका समर्थन करता है, उसके बाद में ये प्राप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार आगे देखेंगे, मैंने फ्लो चार्ट और डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। एक बार ये समझ में आ गया आपको तो बेसिक चीज़ें हैं वो भी समझ में आएंगे, आगे की कंसेप्ट भी समझ में आएगा। उसके बाद देखेंगे आप, जैसे आपको पता है मोरल राइट्स होता है, नैतिक अधिकार, और एक लीगल राइट्स होता है, कानूनी अधिकार। मोरल राइट्स जो होते हैं, कानूनी जो नैतिक अधिकार होते हैं, वो वाद योग्य नहीं होते हैं। हम कोर्ट में इसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, इसको हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं, नॉट जस्टिसेबल है ये। लीगल राइट्स जो कानूनी अधिकार होते हैं वो जस्टिसेबल हैं, वाद योग्य हैं, इनको हम चैलेंज कर सकते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। आर्टिकल मैंने बताया था 32 और 226। सिविल राइट्स होते हैं और पॉलिटिकल राइट्स होते हैं, 2 प्रकार के राइट्स होते हैं, जिसको हम सामाजिक अधिकार बोलते हैं और पॉलिटिकल राइट्स बोलते हैं इनको। ये विदेशी प्लस नागरिक दोनों को मिलते हैं, सामाजिक जो सिविल राइट्स होते हैं। पॉलिटिकल राइट्स केवल नागरिकों को मिलते हैं। इसमें क्या होता है, मत देने का अधिकार होता है, और निर्वाचित होने का अधिकार होता है, और आलोचना करने का अधिकार होता है एक दूसरे की। तो ये केवल पॉलिटिकल राइट्स केवल देश के जो भारत के नागरिक हैं उनको ही प्राप्त हैं। जैसे वोट देने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है, आर्टिकल 325, 326 है। और वयस्क मताधिकार की जो 21 वर्ष की आयु थी, 61वां संविधान संशोधन 1989 में 18 वर्ष कर दी थी। फिर उसके बाद में ये आप डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। एक बार मैंने ये समझाने की कोशिश की है, एक बार फ्लो चार्ट है ये। जैसे पर्सन है कोई, है ना,
और ये राइट्स हैं दो, एक सिविल राइट्स है और एक लीगल राइट्स है इसके, है ना। ये डिमांड करता है अधिकारों की, किससे? स्टेट से, और सोसाइटी इसको स्वीकार कर लेती है। सोसाइटी में कौन रहते हैं? लोग रहते हैं। सिविल राइट्स नॉट जस्टिसेबल होते हैं जिसको हम, और लीगल राइट्स हैं वो जस्टिसेबल होते हैं, मतलब बाध्य योग्य होते हैं। और ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। फिर उसके बाद लीगल राइट्स में आप सिविल राइट्स देखेंगे और पॉलिटिकल राइट्स देखेंगे, यही सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद में आप देखेंगे मौलिक अधिकार कि कैसे और डिफ़ाइन करते हैं इसको। मौलिक अधिकार वे अधिकार जो संविधान के भाग 3 में पाए जाते हैं। उसके बाद संवैधानिक अधिकार वे अधिकार जो भाग 3 को छोड़कर संविधान में पाए जाएं और संविधान उनको संरक्षण दे, ये वाली बात याद रखना। वैधानिक कानूनी सांविधिक अधिकार वे अधिकार जो संविधान में ना हो, संसद राज्य विधानमंडल की देन है। मतलब जैसे कोई अधिनियम गया, कोई बिल गया, अधिनियम बन गया, एक्ट बन गया, उसके बाद में वो उनके संसद के माध्यम से हमें प्राप्त हुए हैं या राज्य विधानमंडल के माध्यम से जो प्राप्त हुए हैं, उसको हम सांविधिक, कानूनी और वैधानिक अधिकार बोलते हैं। तीनों में आप अंतर समझ गए। फिर उसके बाद देखेंगे कानूनी अधिकार के उदाहरण। आर्टिकल 300A संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है ना। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 प्रत्येक वयस्क नागरिक को मतदान का कानूनी अधिकार है। मतदान अधिकार एक कानूनी अधिकार है। मतदान का अधिकार एक कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है। जबकि मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। मतदान की सूची में जब हमारा नाम आता है वो कैसा अधिकार है? हमारा संवैधानिक अधिकार है। लेकिन वोट देने का अधिकार कौन सा है? कानूनी अधिकार है। मौलिक अधिकारों की संविधान को मैग्ना कार्टा कहा, ये इम्पोर्टेंट है, आप याद रखना। मैग्ना कार्टा किसको कहते हैं? मौलिक अधिकार को, फंडामेंटल राइट्स को। मैग्ना कार्टा 12 जून 1215 ब्रिटेन के राजा जॉन ने जारी किया था, मैग्ना कार्टा। इसके बाद ये है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार, जो कि आर्टिकल 19(9)(f) तथा आर्टिकल 31 दो जगहों पर पाया जाता था, भाग 12 के 300A में रख दिया गया है। ये आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद में राज्य की परिभाषा 12 और 13, फिर उसके बाद में 14 से लेकर 18, ये कंप्लीट कराएंगे आपको हम। आज इतना यहीं तक रखते हैं। छोटी छोटी वीडियो देंगे जिससे कि आपको समझ में आता रहे, आप नोट डाउन करते रहना। और टेलीग्राम में लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शेयर कर दूंगा, और आप उस लिंक पर शेयर करके उसको ज्वाइन कर लेना। उसमें इसकी PDF भी मैं डालता जाऊंगा, और अन्य जो PDF भी होंगी उसमें आपको सोर्स मिलता रहेगा, आप देखते रहना। ठीक है, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।